हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। लिविंग वर्ल्ड या सजीव संसार के पार्ट सेकंड में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको याद होगा बच्चों, हमने लास्ट क्लास में टेक्सोनॉमिकल हायरार्की की हम बात कर रहे थे। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था बच्चों? हमने बात की थी टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात की थी, ठीक है, जिसमें हमने कहां से प्रारंभ किया था बच्चों? हमने देखा था सबसे नीचे तो आपके पास क्या आएगी? स्पीशीज या जिसे हम कहते हैं जाति। फिर स्पीशीज या जाति मिलकर क्या बनाएंगी? कई सारी जातियां मिलकर क्या बनाएंगी? जीनस या जिसे हमने कहा था वंश। फिर कई सारे वंश जो जीनस हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे? कुल, जिसे हमने क्या नाम दिया था? फैमिली। फिर हमने देखा था फैमिली मिलकर क्या बनाएगी? गण यानी ऑर्डर। ऑर्डर मिलकर क्या बनाएंगे? वर्ग यानी क्लास। वर्ग से क्या बनेगा बच्चों? फाइलम। जंतुओं में फाइलम या पादपों में डिवीजन। और फिर सबसे ऊपर क्या आएगा? किंगडम या जिसे हम क्या कहते हैं? जगत। इसका मतलब ये जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है बच्चों, इसमें कितने रैंक हैं? 7। जाति 1, जीनस 2, फैमिली 3, ऑर्डर 4, क्लास 5, फाइलम 6 और किंगडम 7। तो ये हमारे पास जगत, फाइलम या डिवीजन, वर्ग यानी क्लास, ऑर्डर गण, फैमिली, जीनस और जाति। इसको याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया था। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक से याद रख सकते हैं, या किड्स पुट कैट ऑन फायर गैस स्टोव, ये याद रख सकते हैं। तो ये तो आपके पास टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है। मतलब पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में कुल मिलाकर कितनी कैटेगरी हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिलाकर 7 कैटेगरीज हैं। इन 7 कैटेगरीज को आप कह सकते हो 7 रैंक्स भी कह सकते हो, और इनको आप 7 टैक्सॉन्स भी कह सकते हो। इनको आप कैटेगरी भी कह सकते हो, इनको आप रैंक भी कह सकते हो, इनको आप टैक्सन भी कह सकते हो। मतलब जाति यानी स्पीशीज, जाति या स्पीशीज एक कैटेगरी है, एक रैंक है या एक टैक्सन है। जीनस एक कैटेगरी है, एक रैंक है, एक टैक्सन है। फैमिली या कुल एक कैटेगरी, एक रैंक, एक टैक्सन। ऑर्डर एक कैटेगरी, एक रैंक, एक टैक्सन। क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सब एक कैटेगरी हैं, एक रैंक हैं या एक टैक्सन है। इसका मतलब इस टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में कुल मिलाकर कितने टैक्सन हो गए? 7। कुल मिलाकर कितनी कैटेगरीज हो गई? 7। कुल मिलाकर कितनी रैंक्स हो गई? 7। तो हर एक को आप एक कैटेगरी, एक रैंक या एक टैक्सन कह सकते हो। अब इसमें एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहली चीज आपको यहां पर पता होना चाहिए बच्चों कि जैसे जैसे हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के ऊपर जाते हैं, मतलब जाति से प्रारंभ होते हैं। जाति क्या है? आधारीय इकाई है। टैक्सोनॉमी के जो बेसिक यूनिट, टैक्सोनॉमी की आधारीय इकाई या बेसिक यूनिट क्या है? जाति। कई सारी जातियां मिलकर क्या बनाएंगी? वंश। कई सारे वंश मिलकर क्या बनाएंगे? फैमिली या कुल। कई सारे फैमिली या कुल मिलकर क्या बनाएंगे? गण। कई सारे गण मिलकर क्या बनाएंगे? वर्ग। वर्ग मिलकर क्या बनाएंगे? फाइलम। और फाइलम मिलकर क्या बनाएंगे? जगत। मतलब जैसे जैसे हम जाति से जगत की तरफ जा रहे हैं, जीवों की संख्या और जटिलता तो बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक
ठीक है, तो जातियों में सीधी सी बात है, एक जाति में जीवों की संख्या कम होगी, लेकिन एक जगत में जीवों की संख्या अधिक होगी, जटिलता अधिक होगी। मतलब जंतु जगत होता है। अब जंतु जगत में तो सारे जंतु सम्मिलित हो गए, है ना, नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, सारे के सारे जंतु शामिल हैं। लेकिन जाति में तो हम बात करते हैं ह्यूमंस की अलग जाति है, कुत्तों की अलग जातियां हैं, बिल्लियों की अलग जातियां हैं। तो जातियों में जीवों की संख्या कम होगी, जटिलता कम होगी, और जैसे जैसे हम जगत की ओर गति करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, संख्या और जटिलता बढ़ेगी। लेकिन जीवों के मध्य जो कॉमन लक्षण हैं वो कम होते जाएंगे। तो दूसरा, जीवों के मध्य कॉमन लक्षण घटते जाते हैं। इसका मतलब अगर दो जीव हैं, मैंने कहा एक्स और वाई दो जीव हैं जो एक जाति के हैं, तो दो जीव जो एक ही जाति के हैं उनमें ज्यादा लक्षण समान होंगे। फिर आप ऊपर बात करोगे, दो जीव जो एक वंश के हैं उनमें कम लक्षण का सेम होंगे। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जगत तक पहुंचोगे, तब तक जो कॉमन लक्षण है दो जीवों में वो कम होते जाएंगे। क्योंकि सर्वाधिक समानता, सबसे अधिक समानता तो कहां मिलेगी? दो जीव जो एक ही जाति के हैं। और सबसे कम समानता किसमें मिलेगी? जो दो जीव एक जगत में आते हैं, है ना। दो मानव, अगर हम मानव की बात करें तो दो मानव जो एक ही जाति के हैं उनमें ज्यादा समानता है। लेकिन अब मानव की तुलना एक कीट के साथ करो। अब मानव और कीट एक कब होंगे? जब उनको हम जंतु जगत में पढ़ेंगे। जंतु जगत में कीट भी जंतु है, मानव भी जंतु है। तो कीट और मानव में ज्यादा लक्षण सेम है या ज्यादा लक्षण में अंतर है? ज्यादा लक्षणों में अंतर है। इसका मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर हायरार्की की ओर जा रहे हैं, जीवों के मध्य जो कॉमन लक्षण हैं वो घटते जाते हैं। तो क्या याद रखना है आपको? सबसे पहले तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात हो रही है। हायरार्की आपको यह ध्यान रखनी है, हर हायरार्की में जो हर एक कैटेगरी है, किंगडम एक कैटेगरी, एक रैंक या एक टैक्सन है, फाइलम एक कैटेगरी, एक रैंक, एक टैक्सॉन है। मैंने बताया था फाइलम हम जंतुओं के लिए यूज करेंगे और डिवीजन हम पादपों के लिए यूज करते हैं। अब आइए इसमें एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? जाति की। हम चालू कहां से करेंगे? जाति या स्पीशीज से। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम स्पीशीज या जाति। पहली चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों, ये जो स्पीशीज या जाति नाम है ये जॉन रे ने दिया था। तो स्पीशीज नाम किसने दिया था बच्चों? जॉन रे ने दिया। तो पहली चीज तो यह है, स्पीशीज का जो नाम है वो जॉन रे ने दिया। अब स्पीशीज क्या है? टेक्सोनोमी की आधारीय इकाई है। बिल्कुल, टेक्सोनोमी हायरार्की की आधारीय इकाई या बेसिक यूनिट। अब क्या होती है जाति? मतलब मैंने कहा कौन कौन से जीव एक ही जाति में आएंगे। तो अब जातियों में भी बच्चों ये जो जाति की परिभाषा है या स्पीशीज है, इसमें भी दो सिस्टम आते हैं। दो सिस्टम क्या आते हैं बच्चों? एक तो आता है आपके पास टैक्सोनॉमिक स्पीशीज, ठीक है। एक तो आपके पास जो लिनियर्स ने समझाया था टैक्सोनॉमिक स्पीशीज, और एक आती है आपके पास जैविक यानी बायोलॉजिकल स्पीशीज। बायोलॉजिकल स्पीशीज का सिद्धांत मेयर नामक वैज्ञानिक ने दिया, ठीक है। टैक्सोनॉमिक स्पीशीज और क्या मतलब है? कैरलस लिनेस ने कहा बच्चों कि वो सभी ऑर्गेनिजम्स, ऐसे सभी जीव जो आकारिकी रूप से समान होते हैं, ऐसे सभी जीव जो दिखने में, जो आकारिकी रूप से सर्वाधिक समानता दर्शाते हों, उनको एक जाति में डाल दो, है ना। भाई आपके पास दिखने में ये एक जीव, ये दूसरा, ये तीसरा, ये सब आकारिकी रूप से एक समान है।
आकारिकी रूप से इनमें काफी समानताएं देखी जाती हैं, तो इन सब को क्या कर दो, एक ही जाति में डाल दो। तो जो आकारिकी रूप से समानता दर्शाने वाले जीव हैं, उन सभी को एक जाति में रख दिया जाता है। यह सिद्धांत क्या है, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज का। तो टैक्सोनॉमिक स्पीशीज का अर्थ है सभी जीव जो आकारिकी रूप से समानता दर्शाते हैं, वे एक टैक्सोनॉमिक स्पीशीज बनाते हैं। वो एक टैक्सोनॉमिक स्पीशीज में सम्मिलित है ना भाई। तो सभी जीव जो आकारिकी रूप से समानता दर्शाते हैं, आकारिकी रूप से मतलब जो भी आकारिकी लक्षण है, आकारिकी रूप से समानता दर्शाने वाले जीव हैं, उनको हमने क्या रख देते हैं, एक जीव या एक स्पीशीज में रख देते हैं। ये टैक्सोनॉमिक स्पीशीज है। अब काफी वैज्ञानिक इस सिस्टम को नहीं मानते, ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए ठीक है, वर्गीकरण के लिए ठीक है, जीवों की पहचान के लिए ठीक है, लेकिन जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं या जब हम जाति का सिद्धांत पढ़ते हैं जातियों में, तो हम कौन सा सिद्धांत मान्य मानते हैं, बायोलॉजिकल स्पीशीज। ये बेहतर है, क्योंकि बायोलॉजिकल स्पीशीज या मेयर ये कहा था कि हम उन सभी जीवों को एक ही जाति में सम्मिलित करते हैं जो आपस में परस्पर प्रजनन दर्शाने की क्षमता रखते हों। हमने जब इकोलॉजी पढ़ा था बच्चों, तो हमने कहा था ना, पॉपुलेशन पढ़ा था अपन ने, एक ही जाति के जीव समष्टि बनाते हैं पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या था, एक ही जाति का वहां पर मतलब था ऐसे जीव जो परस्पर प्रजनन दर्शा सकते हैं। तो अगर दो जीव परस्पर प्रजनन दर्शा सकते हैं तो वो एक जाति के होंगे। अगर वो आपस में प्रजनन नहीं दर्शा सकते तो फिर वो एक जाति के नहीं होंगे। तो प्रजनन सिद्धांत पर आधारित कौन सा सिद्धांत है, जैविक जातियां या बायोलॉजिकल स्पीशीज, और हम लोग इसे ही मान्य मानते हैं। ये जो सिद्धांत है टैक्सोनॉमिकल स्पीशीज, ये तो केवल टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर पूछ लिया जाए कि भाई दो मानव एक ही जाति में क्यों हैं, क्योंकि मानव आपस में प्रजनन की क्षमता दर्शाते हैं। कुत्ते और बिल्ली एक जाति में क्यों नहीं है, क्योंकि वो आपस में प्रजनन नहीं दर्शाते। ठीक है, तो बायोलॉजिकल स्पीशीज क्या है भाई, ऐसे जीव जो परस्पर प्रजनन की क्षमता दर्शाते हों, जो परस्पर प्रजनन की क्षमता दर्शाते हों, उन्हें एक बायोलॉजिकल स्पीशीज कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने दो सिद्धांत, देखो जाति हमको मालूम चल गया, जाति नाम किसने दिया था, जॉन रे ने दिया था, ये तो ठीक है। अब जाति का जो सिस्टम है वो दो है। एक तो जो टेक्सोनॉमी, जो हम टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं कि भाई हम कौन सी जातियों, कौन से जीवों को एक ही जाति में रखें, फिर जाति मिलकर वंश बनाएगी, ये जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ रहे हैं, उसमें जाति का मतलब है, या लिनेस ने कहा था, वो सभी जीव जो आकारिकी रूप से एक समान हैं, जो जिनमें आकारिकी लक्षण मिलते जुलते हैं, समान हैं, उनको एक जाति में रख दो ताकि उनको पहचान आसानी से कर सके, उनका वर्गीकरण आसानी से कर सके। ये एक तरीका था। लेकिन जब हम फिर पॉपुलेशन की बात करते हैं, इकोलॉजी पढ़ते हैं, जैव विकास पढ़ते हैं, तो उसमें जाति का मतलब क्या है, उनमें जाति का मतलब है जो परस्पर क्या कर सके, प्रजनन दर्शा सके। तो यह बेहतर सिद्धांत है बच्चों। जैविक सिद्धांत जो बायोलॉजिकल स्पीशीज है, यह बेहतर सिद्धांत है। ये टैक्सोनॉमिक स्पीशीज तो केवल वर्गीकरण के लिए यूज किया जाता है, केवल हायरार्की के लिए यूज किया जाता है। बेहतर सिद्धांत क्या है, बायोलॉजिकल स्पीशीज। ठीक है भाई, तो ये तो अपन ने बात कर ली, जाति या स्पीशीज की बात कर ली। अब क्या होगा, देखो बच्चों, यहां पर बात करें, आ जाओ। तो अब मेरे को हमें यह पता है कि ये जो जातियां हैं, स्पीशीज, अलग अलग जातियां,
अलग अलग जातियां मिलकर क्या बनाएंगी बच्चों? वंश या जीनस। अलग अलग जातियां मिलकर क्या बनाएंगी? वंश बनाएंगी। मतलब संबंधित जातियों का समूह। संबंधित जातियों का समूह क्या बनाएगा? वंश। तो संबंधित जातियों का समूह क्या कहलाता है बच्चों? वंश कहलाता है। कैसे? आओ देखें। यहां पर देखें बच्चों, वंश मैंने यहां पर कह दिया। यहां पर किसकी बात हो रही है? वंश की। वंश क्या हो गए? संबंधित जातियों का समूह या ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। कैसे? टाइगर यानी चीता, लायन शेर और पैंथर। तो टाइगर, लायन और पैंथर जो हैं, इनकी जातियां क्या हैं? ये देखो इनकी जातियां हैं। टाइगर की जाति क्या कहलाती है बच्चों? टिग्रिस। लायन की जाति क्या कहलाती है? लियो। और पैंथर की जाति क्या कहलाती है? पारडस। ठीक है, तो टाइगर की जाति क्या है? टिग्रिस। लायन की जाति क्या है? लियो। पैंथर की जाति क्या है? पारडस। और इन तीनों जाति, ये अलग अलग जातियां हैं, लेकिन ये अलग अलग जातियों का समूह, वंश एक ही है, पैंथेरा। वंश क्या है बच्चों? एक ही है, जिसे क्या कहते हैं? पैंथेरा। तो टाइगर का साइंटिफिक नाम क्या हो गया? इधर देखें, तो टाइगर का साइंटिफिक नाम क्या हो गया बच्चों? पैंथेरा टिग्रिस। याद रखना वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नियम। जीनस, वंश का पहला अक्षर कैपिटल होगा, जाति का पहला अक्षर स्मॉल लेटर होगा और अलग अलग अंडरलाइन होंगे। तो टाइगर क्या हो गया? पैंथेरा टाइग्रिस। लायन क्या हो गया? लायन को क्या कहोगे? पैंथेरा लियो। और पैंथर को क्या कहोगे? पैंथर का साइंटिफिक नाम क्या हो गया? पैंथेरा पारडस। इसका मतलब जो पैंथर है, लायन है और टाइगर है, तीनों का जाति तो अलग अलग है। तीनों की जाति, एक की टिग्रिस, एक की लियो, एक की पारडस। जाति अलग अलग लेकिन वंश एक है। वंश तीनों का एक क्या है? पैंथेरा। तीनों का वंश एक है, पैंथेरा, जो ध्यान रखना है। फिर जाति से क्या बना? वंश। वंश से क्या बनेगा बच्चों? वंश से क्या बनेगा हमारे पास? वंश से क्या बनेगा हमारे पास? फैमिली। जैसे एक और उदाहरण दे रखा है बच्चों, आलू। आलू पटेटो है, ब्रिंजल बैंगन है। तो पटेटो और ब्रिंजल दोनों का वंश क्या है? सोलेनम। ठीक है, पटेटो और ब्रिंजल, ये पादप में, पादपों में आलू और बैंगन का वंश क्या हो गया बच्चों? सोलेनम हो गया। ठीक है, इसे कहेंगे सोलेनम ट्यूबरोसम। पटेटो को क्या कहते हैं? ट्यूबर। तो सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया। तो आलू और बैंगन दोनों का वंश क्या हो गया? सोलेनम हो गया। तो वंश हो गया। अब वंश मिलकर क्या बनाएंगे? वंश आगे चलकर क्या बनाएंगे? कुल। मतलब अब संबंधित वंश, संबंधित वंश का समूह अब क्या बनाएगा? फैमिली या कुल। तो संबंधित वंश का समूह क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? फैमिली। कुल कैसे बनाएगा? पैंथेरा। इधर देखेंगे बच्चों, पैंथेरा है, पैंथेरा एक वंश है पैंथर का। और कैट का वंश क्या है? फेलिस। तो कैट का वंश क्या है? फेलिस। पैंथेरा का वंश क्या है? पैंथेरा। और इन दोनों की फैमिली, इन दोनों अलग अलग वंश की फैमिली एक है, फेलिडे। फेलिडे जिसे हम कैट फैमिली कहते हैं। वो नहीं कहते हम लोग कि शेर और बिल्ली, हां शेर और बिल्ली एक ही फैमिली के हैं, कैट फैमिली। ये देखो, पैंथेरा में टाइगर था, लायन था, पैंथर। तो टाइगर, लायन, पैंथर सबका एक ही वंश है। कैट का अलग वंश है, फेलिस। और दोनों वंश मिलकर क्या बनाते हैं? एक फैमिली। दोनों वंश मिलकर क्या बनाएंगे? फैमिली। इसी तरह से पादपों में भी होगा बच्चों।
पादपों में देखो, सोलेनम ये वंश है, पिटूनिया ये भी एक वंश है, दतूरा ये भी एक वंश है। तो ये वंश मिलकर क्या बनाते हैं? तीनों मिलकर एक फैमिली बनाते हैं, सोलेनेसी। ठीक है, तो सोलेनम यानी पटेटो की, पिट्यूनिया फ्लावर और दतूरा, इन तीनों का वंश मिलकर क्या बनाता है? फैमिली। तो ये तो क्या बन गई हमारे पास? फैमिली। फिर फैमिली आगे मिलकर क्या बनाती है? गण या ऑर्डर। ठीक है, फिर कुल मिलकर क्या बनाएंगे? गण या ऑर्डर। ये याद रखना है। कैसे? ये देखो, फेलिडे कैसी फैमिली है? कैट फैमिली। डॉग फैमिली कौन सी होती है? कैनिडे। तो कुत्तों की फैमिली क्या है भाई? कैनिडे। बिल्ली की फैमिली क्या है? फेलिडे। और दोनों मिलकर गण बनाता है कार्निवोरा। दोनों मिलकर क्या गण बनाते हैं? कार्निवोरा। बहुत आसान बच्चों। जाति है, जाति से मिलकर क्या बनता है? वंश। वंश से मिलकर क्या बनता है? कुल। कुल से मिलकर क्या बनता है? गण। तो कैट फैमिली और डॉग फैमिली मिलकर क्या बना रही है? कार्निवोरा गण बना रही है। पादपों में भी ऐसा है। पादपों में कैसे? सोलनेसी, ये फैमिली क्या है? सोलनेसी। और कॉन्वोलिनेसी। तो कॉन्वोलिनेसी और सोलनेसी फैमिली, ये दोनों अलग अलग फैमिली मिलकर कौन सा गण बनाती है? पॉलीमोनियल्स। कौन सा गण बनाती है? पॉलीमोनियल्स गण बनाती है। तो गण हो गया। अब गण के बाद क्या बनेगा? वर्ग, क्लास। ठीक है, गण क्या बनाएगा? गण का समूह। गण आगे चलकर क्या बनाएगा? क्लास या वर्ग बनाएगा। अब कैसे है भाई गुण? जैसे एग्जाम्पल, रेप्टिलिया, सरीसर्प, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, ये सब क्या हैं? वर्ग या क्लास के एग्जाम्पल। और पादपों में एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ये भी किसके एग्जाम्पल हैं? क्लास के एग्जाम्पल। तो गण से क्या बनेगी? क्लास। तो ये मैमेलिया, स्तनधारी, एव्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, ये क्लास है। पादपों में मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, ये भी क्या है? क्लास का उदाहरण है। और अंत में हमारे पास क्लास से क्या बनता है? फाइलम। क्या बनता है? अंत से फाइलम। फाइलम रिलेटेड क्लास। अब जंतु में, एनिमल किंगडम में, ये पोरीफेरा, सीलंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केहेलमिंथस, ये सारा जो है ये सब क्या है? फाइलम। और पादपों में याद रखना ये डिवीजन कहलाता है। पादपों में फाइलम को हम क्या कहते हैं? पादपों में हम डिवीजन यूज करते हैं। जंतुओं में फाइलम, पादपों में क्या यूज करते हैं बच्चों? डिवीजन। तो आवृत बीजी, अनावृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? डिवीजन हैं। और अंत में फाइलम या डिवीजन मिलकर क्या बनाते हैं? जगत, किंगडम। वो 5 जगत याद है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट, एनिमेलिया, ये सब हमारे पास क्या आ जाते हैं? जगत। तो क्या किया देखो बच्चों, अपन ने क्या कर रहे हैं? अपन ने सबसे पहले जाति की बात की, यानी स्पीशीज। हमने जाति से क्या बनाया? वंश। जाति के समूह को से हमने क्या बनाया? वंश। वंश से अपन ने क्या बनाया? कुल यानी फैमिली। कुल से क्या बनाया हमने? गण। गण से क्या बनाया? वर्ग या क्लास। वर्ग से क्या बनाया? जंतुओं में फाइलम या पादपों में डिवीजन। और डिवीजन से अंत में क्या बनता है? जगत। यही तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है। तो कई सारी जातियों से, संबंधित जातियों से क्या बना? वंश। संबंधित वंश के समूह से बना कुल। कुल के समूह से बना गण। गण के समूह से बना वर्ग। वर्ग से फाइलम, डिवीजन, और अंत में क्या बन गया? जगत। और ये हमने सारे उसके उदाहरण देख लिए। ठीक है, ये सब हमने किसके उदाहरण देख लिए बच्चों? ये तो आपके पास वंश हमने देख लिया, पैंथेरा। पादपों में वंश हमने देख लिया, सोलेनम। फिर कुल हमने देख लिया, सोलनेसी।
कुल हमने सोलानसी देखा, यहां पर हमने कुल देखा फेलिडे, फिर हमने क्या देखा भाई, गण देखा पॉलीमोनियोल्स, फिर गण के बाद हमने क्या देखा, फाइल, क्लास के बाद फाइलम, फाइलम के बाद अंत में क्या देख लिया, जगत, किंगडम। तो ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है जो आपको ध्यान रखनी है। अब ये तो बात हो गई बच्चों हमारे पास टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की। अब हम बात करेंगे ये टैक्सोनॉमी को पढ़ने में, टैक्सोनॉमी को समझने में, टैक्सोनॉमी का अध्ययन करने में हमारे पास क्या क्या चीजें प्रयुक्त होती हैं। तो अब हम किसकी बात करेंगे भाई, अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स की। सहायक चीजें, मतलब अगर आपको टैक्सोनॉमी, अगर आपको किसी भी जीव की पहचान करनी है, उस जीव की विविधता का अध्ययन करना है, उसका वर्गीकरण करना है, उसके बारे में विस्तार में उसका संबंध दूसरे जीवों के साथ जानना है, तो हमको क्या क्या चीजें टैक्सोनॉमी में मदद करती हैं। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में क्या क्या आपके पास चीजें आती हैं, ध्यान देंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम पढ़ेंगे हर्बेरियम, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे बॉटनिकल गार्डन्स, इसमें हम पढ़ेंगे कीज, इसमें हम पढ़ेंगे मोनोग्राफ्स, मैनुअल्स, फ्लोरा, जूलॉजिकल पार्क यानी जू, और म्यूजियम्स। हाँ भाई, अभी बहुत बेसिक चीज है बच्चों, मतलब ये बहुत आसान है, अब ठीक है पढ़ना है। अब टैक्सोनॉमिकल एड्स जो हैं, मतलब हमको टैक्सोनॉमी में किसी भी जीवों की पहचान करने में, किसी भी जीव का वर्गीकरण करने में, किसी भी जीव के बारे में विस्तार से अध्ययन करने के लिए हमको क्या क्या चीजें उपलब्ध होती हैं, वो ये 8 हैं। हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, कीज को हम कहते हैं कुंजी, मोनोग्राफ्स, मैनुअल्स, फ्लोरा, पार्क और म्यूजियम। म्यूजियम नहीं पढ़ेंगे, आपको पता है म्यूजियम में क्या मिलता है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, हर्बेरियम की। तो सबसे पहले बच्चों हम किसकी बात करेंगे, हर्बेरियम। अब ये हर्बेरियम की शीट्स होती हैं बच्चों। अगर आपने कोई हर्बेरियम विजिट किया हो, देखो दुनिया हर्बेरियम अगर आपने विजिट नहीं भी किया हो तो क्या होता है बच्चों, हां एक पेपर होता है और एक पेपर पर पादप जो है, हर्बेरियम शीट जो है वो हम पादपों के लिए बनाते हैं। जितने भी ज्ञात पादप हैं पूरे विश्व में, जितने भी ज्ञात पादप हैं, जितने भी पादप हमको मालूम है, जिन भी पादपों के बारे में हमको सूचनाएं पता हैं, उन पादपों की एक हर्बेरियम शीट मिलती है। आप लोग जब म्यूजियम जाते हो ना बच्चों, तो क्या देखते हो आप लोग, म्यूजियम में जैसे एक डायनासोर का पुतला है, किसी भी चीज का पुतला पड़ा है, तो उसके पास में आपने देखा होगा बच्चों एक विवरण दे रखा होता है, उसकी फोटो बनी होती है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन या विवरण होता है। ठीक है, आपने म्यूजियम से अगर आपने विजिट किया हो या कोई भी आर्ट गैलरी, कोई गैलरी आप गए हो या म्यूजियम गए हो, तो उसमें एक पुतला पड़ा होता है और पुतले के पास में उसकी एक फोटो होती है और उसके बारे में एक विवरण होता है। अगर डायनासोर का पुतला है या किसी भी चीज का है तो उसका विवरण होता है। हर्बेरियम शीट भी इससे मिलती जुलती है बच्चों, क्योंकि हर्बेरियम शीट भी एक पेपर पे बनती है, लेकिन उस पेपर में हम जो ज्ञात पादप है, उस पादप का, कोई भी पादप का भाग ले लो या पूरा पादप ले लो आप, उस पादप को हम सुखाते हैं, किसी भी पादप को सुखाते हैं और उसको पेपर पर दबाकर उसकी एक छाप, उसको हम सेव कर देते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, काफी बार हम लोग किताबों में एक पत्ती, जैसे पादप की एक पत्ती है, प्लांट की एक पत्ती को अपन किताब में डाल के रखते हैं, हां वो पत्ती फिर किताब पे रह के सूख जाती है।
अब वही मान लो उस पत्ती को आपने सुखा दिया, उस पत्ती को आपने सुखा दिया, सुखाकर एक हर्बेरियम एक शीट पर उसको आपने रख दिया और उसका एक संरक्षण बना दिया, और उसके नीचे वो पत्ती किस पादप की है, वो पादप कहां पाया जाता है, उसके लक्षण क्या हैं, उसका विवरण दे दिया, तो वो आपकी एक हर्बेरियम शीट कहलाती है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, हर्बेरियम शीट। तो हर्बेरियम शीट किसके लिए है, पादपों के लिए है। तो पहली चीज तो आपको साइज पता होनी चाहिए बच्चों, हर्बेरियम शीट की साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर्बेरियम शीट, ये हर्बेरियम क्या है भाई, पेपर की एक शीट है जिसमें अपन प्लांट स्पेसिमेन, तो साइज याद रखना बच्चों, या तो आप कह दो इसकी साइज होती है 29 इंटू 42 सेंटीमीटर का एक पेपर होता है, और अगर आपको इंचेस में गिनना है तो 11.5 इंटू 16.5 इंचेस, मतलब 11.5 इंटू 16.5 इंचेस। तो जो हर्बेरियम शीट है, जो हर्बेरियम शीट में हम पेपर यूज करते हैं, उस पेपर की साइज कितनी हो गई भाई, 29 इंटू 42 सेंटीमीटर या 11.5 इंटू 16.5 इंचेस हो गई। है क्या बच्चों, ये एक संग्रह है, यह ज्ञात पादप प्रजातियों का, ज्ञात पादप प्रजातियों का संग्रह, स्टोर हाउस या कलेक्शन है। ठीक है, तो जितने भी ज्ञात पादप हैं पूरे विश्व में, जितने भी पादप हैं जो ज्ञात हैं, जिनके बारे में हमें मालूम है, उसकी हर्बेरियम शीट मिलेगी आपको। उसकी हर्बेरियम शीट मतलब एक हर्बेरियम शीट का एक पेपर होगा इस साइज का, और उसमें उस पादप को सुखाकर उसको उस पेपर पर रखा गया होगा, और नीचे उसके बारे में विवरण दे रखा होगा। तो इसमें क्या होगा भाई, जो पादप है, कैसे पादपों को सुखाकर यानी ड्राइड कर हर्बेरियम शीट पर प्रेस करके, ठीक है, दबाकर क्या किया जाता है, पेपर पर संग्रहित किया जाता है। मतलब जैसा मैंने आपको बताया था ना, म्यूजियम में जो वो कांच का एक मतलब एक पुतला बना दिया गया हो, उसके पास में एक पेपर लगा होता है, कांच से ढका होता है, जिसके बारे में उसका विवरण दे रखा होता है। सेम मान लो वो एक पेपर की शीट है, और उसमें फोटो की जगह वास्तविक पादप सुखाकर पादप को रखा गया है, और उसके बारे में उसका विवरण दे रखा है। वो आपके पास क्या है, हर्बेरियम शीट। तो मदद कर रही है ना हर्बेरियम शीट टैक्सोनॉमी में, आपको पादप का नाम पता चल रहा है, कहां पर पाया जाता है, किस स्थल में पाया जाता है वो पता चल रहा है, उसके लक्षण पता चल रहे हैं। तो लक्षण, वर्गीकरण, नाम और उसका अध्ययन आप किससे कर सकते हो, हर्बेरियम शीट से। तो हर्बेरियम शीट में क्या याद रखना है बच्चों, एक तो साइज इंपॉर्टेंट है, हर्बेरियम शीट की साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह ज्ञात पादप प्रजातियों का क्या होता है, संग्रह या कलेक्शन। इसमें हम पादप को या किसी भी पादप के भाग को, उसके पत्ती को, तने को, जड़ को या पूरे पादप को सुखाकर उस पेपर या पे छाप देते हैं, और छाप देते हैं, उसको रख देते हैं, और उसके बारे में नीचे उसका विवरण दे देते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर बड़े बड़े वृक्ष को थोड़ी अपन पेपर पे रख सकते हैं। अरे तो उसका एक पत्ती ले लेंगे, उसका एक तने का भाग ले लेंगे, शाखा ले लेंगे, उसकी हर्बेरियम शीट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पास क्या हो गया, हर्बेरियम। और जनरली ये किसके लिए किया जाता है बच्चों, छोटे पादपों के लिए। हर्बेरियम पूरा पादप अगर लेना है तो छोटे पादप, और बड़े बड़े पादप हर्बेरियम है तो उनका कुछ हिस्सा या भाग ले लेते हैं। तो ये तो पहला क्या हो गया बच्चों, हर्बेरियम हो गया। फिर दूसरा क्या आता है, दूसरा हमारे पास आता है बच्चों बॉटनिकल गार्डन। ये बॉटनिकल गार्डन याद है, हमने पढ़ा था, इकोलॉजी में पढ़ा था बच्चों, बॉटनिकल गार्डन एक्स सीटू संरक्षण में।
बॉटनिकल गार्डन कहां पड़ा था? XC2 संरक्षण में पड़ा था ना। हाँ, तो ये भी पादपों का संरक्षण है, XC2 संरक्षण है। और सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड में मिलता है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू एक जगह है इंग्लैंड में, वहां पर। भारत में भी 2 बॉटनिकल गार्डन है बच्चों, एक तो हावड़ा में बॉटनिकल गार्डन है भारत का, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, और एक बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में है। तो ये ध्यान रखना है। बॉटनिकल गार्डन क्या है बच्चों? XC2 संरक्षण। किस तरह का संरक्षण है? XC2 संरक्षण है, जिसमें सजीव पादपों को संरक्षित किया जाता है। तो पादपों का संरक्षण किसमें करते हैं? बॉटनिकल गार्डन। सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन, विश्व का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन जो है वो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू इंग्लैंड। और भारत में 2 याद रखने हैं। एक तो भारत में एक इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है, और एक इंस्टीट्यूट है बच्चों NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है? लखनऊ में। तो लखनऊ में आपके पास क्या है? NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई? बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन में भी हम सजीव पादपों का संरक्षण करते हैं। तो आपको मालूम चल जाता है कि कौन कौन से पादप हैं जिनका संरक्षण किया गया है, उनका विवरण भी बॉटनिकल गार्डन में मिलेगा। तो ये आपको क्या है भाई? बॉटनिकल गार्डन। फिर नेक्स्ट बॉटनिकल गार्डन्स के बाद आती है कुंजी। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, कीज। ये एक विश्लेषणात्मक, ये एक एनालिटिकल टूल है, विश्लेषणात्मक। मतलब कीज का हम यूज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की पहचान करने में और उसका वर्गीकरण करने में। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी जीव की पहचान करनी है, उसका वर्गीकरण करना है, तो उसके लिए हम जिस विश्लेषणात्मक टूल का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? कीज। कैसे करेंगे अभी बताता हूं। तो ये क्या है भाई? ये जीवों की पहचान एवं वर्गीकरण हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला विश्लेषणात्मक यंत्र यानी एनालिटिकल टूल है। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी जीव है बच्चों, किसी भी जीव की पहचान करनी है, वर्गीकरण करना है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कीज का। कैसे? अभी बताता हूं। इस की में क्या करते हैं बच्चों? सुनो, इसमें एक कथन यूज किया जाता है। इसमें एक कथन का प्रयोग किया जाता है जिसे लीड कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? लीड कहेंगे। और उस कथन के 2 ऑप्शंस होते हैं।
जिसे हम कपलेट कहते हैं। दो ऑप्शंस होते हैं, हां या ना। कैसे, सुनो। जैसे एक जीव की आपने खोज की, एक एनिमल है, उसकी आपने खोज की। अब उस एनिमल के बारे में की में पहला कथन होगा, क्या इस एनिमल में, क्या ये एनिमल उड़ सकता है? क्या ये एनिमल उड़ सकता है? ये कथन है, यानी इसे लीड कहेंगे। तो इसके दो ऑप्शंस होंगे कपलेट, हां या ना। ना अगर है, ये उड़ नहीं सकता, तो आपको क्या पता चल गया इसके बारे में कि ये पक्षी नहीं है ना। सामान्यतः ये उड़ नहीं सकता, मतलब ये पक्षी नहीं है। नो से पता चल गया, नो से पता चल गया कि ये उड़ नहीं सकता, तो ये पक्षी नहीं है। अगर उत्तर हां होता कि हां उड़ सकता है, तो भी भाई पक्षी भी हो सकता है, कोई कीट भी हो सकता है। फिर दूसरा कथन, अगर यदि उड़ नहीं सकता, तो क्या ये केवल जल में रहता है? दूसरा कथन क्या आएगा, क्या ये केवल जल में रहता है? फिर क्या हो गया कथन जिसे लीड कहेंगे, हां या ना। अगर आंसर हां है, केवल जल में रहता है, तो भाई ये जलीय कीट हो सकता है, मछली हो सकती है। अगर उत्तर ना है, तो ये केवल जल में नहीं रहता, स्थल पे भी पाया जा सकता है, तो ये उभयचर हो सकता है, सरीसृप हो सकता है, स्तनधारी हो सकता है। तो ऐसे कई सारे कथन होंगे, उसमें दो ऑप्शंस होंगे, हां या ना। हां या ना मतलब दो ऑप्शंस होंगे जिसे कहेंगे कपलेट। और ऐसे क्वेश्चंस लीड स्टेटमेंट होगा, हां या ना, स्टेटमेंट हां या ना। और ऐसे अगर बहुत सारे कथन हां या ना करते करते आप उस जीव को पहचान भी लोगे और उस जीव का वर्गीकरण भी कर लोगे। क्या यह स्वपोषी है, हां या ना? क्या यह प्रकाश संश्लेषी है, हां या ना? क्या यह मृतोपजीवी है, हां या ना? तो आप ऐसे कथन को क्या कहेंगे, लीड। उसके दो ऑप्शंस होंगे, हां या ना, जिसे कहेंगे कपलेट। और ऐसे करते करते आप किसी भी जीव की पहचान और उसका वर्गीकरण कर सकते हो। इसे क्या कहते हैं, कीज। और हर एक टैक्सॉन के लिए एक सेपरेट की होती है। तो यहां पर एक नोट याद रखना है, सेपरेट टैक्सन के लिए अलग की होती है। हाँ ठीक है ना, मतलब जाति के लिए अलग की होगी, जाति पता करने के लिए, वंश पता करने के लिए अलग की होगी, कुल पता करने के लिए अलग की होगी, गण पता करने के लिए अलग की होगी, है ना। गण पता करना है तो बहुत सारे कथन होंगे, कथन के दो ऑप्शंस होंगे, हां या ना। उसको आप सॉल्व करते जाइए, पता करते जाइए और आप जीवों की पहचान और वर्गीकरण कर लोगे। तो ये आपके पास क्या हो गया बच्चों, कीज हो गई। फिर की के बाद नेक्स्ट क्या आता है बच्चों, की के बाद हमारे पास आता है मोनोग्राफ। ठीक है, तो की के बाद अब हमारे पास आता है मोनो। मोनो मतलब एक, मोनो का मतलब एक है। तो किसी भी एक टैक्सन के बारे में विवरण दिया जाता है इसमें। ये एक पुस्तक की तरह होता है बच्चों। मोनोग्राफ या मोनोग्राफ जो है ना, ये एक छोटा अपने पास एक पैम्पलेट टाइप होता है, पेपर या पुस्तक टाइप होता है, जिसमें एक टैक्सन के बारे में विवरण दे रखा होता है, किसी एक टैक्सन के बारे में। यानी जाति का विवरण होगा, या केवल कुल का विवरण होगा, या केवल वंश का, केवल एक ही टैक्सन का विवरण एक समय पर होगा। तो मोनोग्राफ में क्या है भाई, एक सिंगल टैक्सन के बारे में सूचना या विवरण। तो किसी भी एक टैक्सन के बारे में सूचना या विवरण उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं, मोनोग्राफ। फिर मोनोग्राफ के बाद क्या आता है बच्चों, नेक्स्ट मैंने बताया था मैनुअल्स। मोनोग्राफ के बाद क्या आएगा, मैनुअल्स। मैनुअल्स भी एक पुस्तक जैसी है। इसमें मैंने कहा मैनुअल है, एक क्षेत्र है, ठीक है, कोई भी एक क्षेत्र है। मतलब मैंने कहा जोधपुर एक जगह है, या जोधपुर मैंने कहा जसवंतथड़ा एक जगह है, या मैंने कहा बिहार में एक सिटी है, एक सिटी के अंदर एक जगह है। तो वहां पर जो एक क्षेत्र है, वहां पर जितने भी प्रकार की जातियां पाई जाती हैं,
वहां पर जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं, पादप हैं, जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनके बारे में जो सूचना और विस्तार और विवरण दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? मैनुअल्स। मैनुअल्स का मतलब है ये पूरे विश्व में नहीं, पूरे राज्य की बात नहीं है, कोई भी एक क्षेत्र, एक विशिष्ट छोटा क्षेत्र होगा, एक विशिष्ट छोटा क्षेत्र है, उसमें जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनके बारे में सूचना या विवरण आपको किसमें मिलेगा? मैनुअल्स में, है ना। जैसे आप जैसलमेर गए, तो जैसलमेर गए तो हो सकता है जैसलमेर में आपको एक क्या मिल जाएगा? मैनुअल। उसमें आपको मिल जाएगा, अच्छा भाई जैसलमेर में इस प्रकार के जंतु मिलते हैं, इस प्रकार के पादप मिलते हैं, इस प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। तो जैसलमेर क्षेत्र के समस्त पादप, समस्त जंतु, समस्त जीवों का जो विवरण आपको मिलेगा उसे क्या कहेंगे? मैनुअल्स। तो मैनुअल्स क्या है बच्चों? ये एक इंडेक्स है, ये क्या दिखाएगा? एक क्षेत्र में सभी जीवों की सूचना या विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये हो गया मैनुअल। लास्ट फिर हमारे पास, लास्ट तो नहीं, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है बच्चों फ्लोरा। अब फ्लोरा मतलब देखो, फौना और फ्लोरा होता है। फौना का मतलब होता है जंतु, फ्लोरा का मतलब होता है पादप। अब वही, अब आप भरतपुर गए, मान लो भरतपुर गए या बांसवाड़ा गए या आप कोई भी एक क्षेत्र में गए और आप वहां के सिर्फ पादप प्रजातियों, केवल पादप वनस्पतियों के बारे में जानना चाहते हो कि भाई आपको सिर्फ उदयपुर गए, उदयपुर में आपको सिर्फ यह पता करना है कौन सी पादप वनस्पतियां होती हैं, तो आप एक क्षेत्र में समस्त पादप जातियों का विवरण देखना चाहते हो तो आप क्या यूज करोगे? फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब ही होता है पादप ही। तो ये क्या दर्शाता है? एक विशिष्ट क्षेत्र में पादप जातियों का आवास एवं वितरण। ठीक है, एक विशेष क्षेत्र है, वहां पर कौन कौन सी पादप जातियां रहती हैं, कहां कहां पर वितरित रहती हैं, फैली रहती हैं, यह विवरण आपको किसमें मिलेगा? फ्लोरा में मिलेगा। यह विवरण आपको किसमें मिलेगा? फ्लोरा में। फिर आप जू जाते हो घूमने, हाँ, जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क में, जू में क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। तो जू में एनिमल्स से क्या मिलता है? एंटरटेनमेंट तो हो रहा है, आप लोग नए नए जानवर बच्चे को दिखाने जाते हैं, हम बच्चे देखते हैं अच्छा ये जानवर हैं अलग अलग, लेकिन टैक्सोनॉमिकल एड क्यों? टैक्सोनॉमी में जू का क्या फायदा? टैक्सोनॉमी में जू कैसे योगदान दे रहा है? दो तरीके का। एक तो उनका व्यवहार, एनिमल बिहेवियर होता है, भाई जंतु किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, क्या क्या उनका व्यवहार होता है, क्या उनका भोजन, फूड हैबिट क्या होती है। तो अगर आपको जंतु क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, वो व्यवहार, उनका आक्रामक व्यवहार कब होता है, शांत व्यवहार कब होता है, तो अगर आपको एनिमल बिहेवियर के बारे में जानना है, उनकी फूड हैबिट के बारे में जानना है, तो आप जू से पता कर सकते हो। ठीक है, तो जू से हम क्या पता कर सकते हैं भाई? जंतुओं का बिहेवियर यानी व्यवहार, जंतुओं का बिहेवियर हम पता कर सकते हैं एवं फूड हैबिट्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये बहुत बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अब ये ठीक है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, पर बहुत आसान है, आप एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स थे बच्चों जो हमने देख लिए, जो टैक्सोनॉमी में मदद कर रहे हैं। इसमें पहले तीन ही मुख्य याद रखने हैं। हर्बेरियम याद रखना है, जिसमें पादप जातियों की एक शीट बनाई जाती है। एक्स सीटू संरक्षण, हमने बॉटनिकल गार्डन की बात की। और कुंजी, जो कि विश्लेषणात्मक यंत्र है पहचान और वर्गीकरण में। और फिर मोनोग्राफ्स, मैनुअल्स, फ्लोरा और जू हमने देख लिए।
तो ये तो सारे क्या हो गए बच्चों, टैक्सोनॉमिकल एड्स हो गए। अब एनसीईआरटी में आपको एक और चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। कैसे? हां, एक मिनट, क्या याद रखना है, इधर ध्यान देंगे। यहां पर एक मिनट बच्चों, मैंने यहां पर ले लिया वंश, ठीक है ना, एक सेकेंड। ठीक है बच्चों, मैंने एक सेकेंड यहां पर ले लिया वंश। वंश के बाद क्या आएगा बच्चों, कुल। वंश के बाद क्या आएगा, कुल यानी फैमिली। कुल के बाद मैंने क्या ले लिया बच्चों, गण। गण के बाद मैंने ले लिया फाइलम या डिवीजन और जगत। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं यहां पर, नाम। एक सेकेंड, जैसे मैंने सबसे पहले ले लिया बच्चों मानव। अब मानव का साइंटिफिक नाम हमें पता है क्या होता है, होमोसेपियंस, है ना बच्चों। मानव का नाम हमें पता है क्या होता है, होमोसेपियंस। तो वंश क्या हो गया बच्चों मानव का, होमो, है ना। वंश, जाति क्या हो गई, जाति सेपियंस। वंश क्या हो गया बच्चों, होमो। कुल क्या हो गया, एक सेकेंड, इसको नीचे लिख देते हैं यहां से। क्या हो गया बच्चों, होमो हो गया। ठीक है, फिर कुल या फैमिली क्या हो गई बच्चों, होमिनिडे। कुल या फैमिली क्या होती है, होमिनिडे। फिर गण क्या होता है बच्चों, प्राइमेटा। गण क्या होगा, प्राइमेटा होगा। फिर आपके पास क्लास, एक मिनट, अपन ने गण देखा बच्चों, क्लास लिखनी थी, एक सेकेंड। यहां पर मैंने ले लिया क्लास यानी वर्ग भी। अब जगह नहीं है बच्चों, एक सेकेंड। वर्ग क्या हो गया बच्चों, क्लास मैमेलिया। अब जगह, एक सेकेंड। अब फाइलम या डिवीजन और किंगडम, जगत। अब बच्चों थोड़ा सा या एक सेकेंड, इसको ठीक है, हाँ एक सेकेंड, ओके ठीक है, अब क्लियर है। ठीक है, तो फाइलम या जगत नहीं भी लिखे तो चलेगा बच्चों। ठीक है, हम एक काम करता हूं, मैं यहां पर जगत हटा देता हूं। तो अब मेरे पास आराम से आ जाएगा। ठीक है, फाइलम या डिवीजन। जगत तो आसान है, हमको पता है। तो फाइलम या डिवीजन क्या हो गया इसमें, कॉर डेटा। ठीक है, तो क्या है भाई, मानव की बात की बच्चों अपन ने। मानव क्या है, होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस में मानव का वंश क्या हो गया बच्चों, होमो। फिर फैमिली अपन ने देख ली, कुल क्या हो गई, होमिनिडी। गण क्या हो गया, प्राइमेटा। क्लास क्या हो गई, मैमेलिया, स्तनधारी। और फाइलम या डिवीजन क्या हो गया, कॉर्डेटा। ठीक है, फिर अपन घरेलू मक्खी देखते हैं। नेक्स्ट आता है हाउस फ्लाई। अब हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नाम होता है बच्चों मस्का डोमेस्टिका।
हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी का क्या होता है बच्चों नाम? मस्का डोमेस्टिका। तो वंश क्या हो गया बच्चों इसका? मस्का। वंश क्या हो गया? मस्का। फिर कुल फैमिली क्या हो गई? मसीडे। क्या हो गई भाई? मसीडे। फिर आपके पास गण ऑर्डर क्या हो गया? डिप्टेरा। वर्ग कीट हो गए इंसेक्टा। और फाइलम क्या होता है? आर्थ्रोपोडा। फाइलम क्या होगा? आर्थ्रोपोडा। ये हाउस फ्लाई का हो गया। फिर अपन मैंगो आम ले लेते हैं। मैंगो का साइंटिफिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। तो आपके पास वंश तो क्या हो गया भाई? मैंगीफेरा। वंश क्या हो गया? मैंगीफेरा। फिर इसका फैमिली एनाकार्डियसी। ठीक है। गण क्या हो गया? सैपिंडेल्स। अब गण क्या हो गया? सैपिंडेल्स। फिर वर्ग क्या होगा? डाइकॉट्स। और डिवीजन क्या हो गया? आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म्स। ठीक है। द्विबीजपत्री है और क्या हो गया? एंजियोस्पर्म्स। फिर अपन गेहूं वीट देख ले बच्चों। गेहूं का साइंटिफिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। तो इसका वंश क्या हो गया बच्चों? ट्रिटिकम। वंश क्या हो गया? ट्रिटिकम। कुल यानी फैमिली क्या हो गई? पोएसी। फिर गण क्या हो गया? पोएल्स। फिर ये एक बीजपत्री होता है यानी मोनोकॉट्स। और है तो क्या? एंजियोस्पर्म। ठीक है। एक और आप चाहो तो तुलसी और याद रख सकते हो बच्चों। तुलसी ओसिमम होती है। ओसिमम सैंक्टम। ओसिमम सैंक्टम है। तो इसका वंश क्या हो गया बच्चों? ओसिमम। इसका कुल फैमिली है लैमी एसी। ठीक है। फिर क्या है? लैमियल्स। फिर ये क्या है? डाइकॉट और आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म। है ना? तो आपके पास ये वंश, कुल, गण, वर्ग और फाइलम हैं जो किस किस के याद रखते हैं? मानव, होमो सेपियंस, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट और तुलसी के ये वंश, उनका कुल, उनके गण, वर्ग, फाइलम और डिवीजन याद रखना है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। अब अंत में बच्चों देखो, अंत में आपको क्या ध्यान रखना है? एक सेकेंड। अंत में अपन देख रहे हैं बच्चों सजीव यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लक्षण। ठीक है बच्चों। तो अंत में हम किसकी बात करेंगे? सजीव या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लक्षणों की बात करेंगे। अब सजीव या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लक्षण क्या क्या होते हैं आओ देखें। क्या क्या लक्षण देखे रखे हैं एनसीईआरटी में? वृद्धि यानी ग्रोथ, जनन यानी रिप्रोडक्शन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन या जिसे कहते हैं कोशिकीय संगठन, मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय,
कॉन्शियसनेस या जिसे कहते हैं सजगता, और सेल्फ कॉन्शियसनेस या जिसे कहते हैं स्व सजगता। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ऐसे लक्षण हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दर्शाते हैं। ठीक है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, उपापचय, सजगता, स्व सजगता, ये कुछ लक्षण हैं जो सजीव दर्शाते हैं। मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो वृद्धि दर्शाता है, जनन दर्शाता है, कोशिकीय संगठन होते हैं, उपापचय होता है, सजगता, स्व सजगता। इसमें दो चीजें पहले समझ लो, दो चीजें समझ लो। पहली चीज तो यह है कि कोशिकीय संगठन, इसका अपवाद विषाणु है। इसका अपवाद तो आपके पास पता है वायरस, क्योंकि वायरस कोशिकीय संगठन नहीं दर्शाते। और स्व सजगता, ठीक है, स्व सजगता केवल मानव दर्शाते हैं, केवल मानव, है ना। मतलब केवल मानव को ही मालूम है कि वो सजीव हैं। भाई आज कुत्ते, बिल्ली, जानवर, पादप, ये भी सब सजीव हैं, लेकिन इनके मस्तिष्क को यह मालूम है कि ये जीवित हैं, सजीव हैं। ये नहीं, स्व सजगता का लक्षण तो केवल किसमें होगा? मानव में। अब इसकी बात करें बच्चों, देखो अब आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से ऐसे कौन से लक्षण हैं जो बिना अपवाद के, बिना किसी अपवाद के केवल सजीव लक्षण में देखे जाएं। तो बिना किसी अपवाद के सबसे बेहतर सजीव लक्षण कौन सा है? तो अगर आप कहोगे वृद्धि, वृद्धि बिना किसी अपवाद के सजीव लक्षण है? नहीं। अगर आप एक लकड़ी, एक नॉन लिविंग, एक अजैविक लकड़ी को, काष्ठ को पानी में डाल दो, तो वो पानी में डालते हैं, अंतःचूषण से फूल जाती है, वो भी तो वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि तो बिना किसी अपवाद के सजीव लक्षण नहीं है ना। निर्जीव हो, कोई काष्ठ हो, वो भी तो आकार में, साइज में, आयतन में बढ़ सकती है, वो भी वृद्धि दर्शा सकती है। तो वृद्धि तो बिना अपवाद का लक्षण नहीं है, क्योंकि काफी निर्जीव चीजें, काफी निर्जीव काष्ठ जो है, लकड़ियां हैं, वो आयतन या साइज में वृद्धि दर्शाती है। फिर आप कहोगे जनन, सर जनन तो कोई निर्जीव नहीं दर्शाता, कोई हर सजीव ही जनन दर्शाता है, तो जनन तो होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा मान लो एक दाम्पत्य है, एक कपल है, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ है, वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे, है ना, वो बांझ हैं, इनफर्टाइल हैं, तो वो जनन नहीं कर पा रहे, प्रजनन नहीं कर पा रहे, बांझ हैं, लेकिन फिर भी जिंदा सजीव तो हैं। इसका मतलब इस जनन में भी अपवाद है। इसका मतलब वृद्धि और जनन जो है वो बिना किसी अपवाद के सजीव लक्षण नहीं है, क्योंकि इनमें अपवाद देखा जाता है, इनमें हमेशा अपवाद होगा। कोशिकीय संगठन में विषाणु को छोड़ दो तो कोई अपवाद नहीं है। बाकी जितने भी सजीव, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सब में कोशिकीय संगठन होगा। सब में क्या होगा? कोशिकीय संगठन बिल्कुल होगा। लेकिन अगर एक उत्तर करना हो, अगर सबसे बेहतर उत्तर करना हो कि ऐसा लक्षण बताओ जो बिना किसी अपवाद के सभी सजीव में हो और किसी भी निर्जीव में ना हो, तो वो उपापचय है। तो वो कौन सा है? उपापचय। उपापचय का मतलब वही संश्लेषण और विघटन। एक शरीर के अंदर, एक कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितनी भी संश्लेषण वाली क्रियाएं, जितनी भी टूटने वाली क्रियाएं, चीजें बन रही हैं, टूट रही हैं, ये इन सभी को क्या कहते हैं? उपापचय। तो बिना किसी अपवाद के एक ऐसा लक्षण जो सभी सजीवों में देखा जाएगा, वो क्या है? उपापचय या मेटाबॉलिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। सभी सजीव में
उपापचय या मेटाबॉलिज्म देखा जाता है। इसमें कोई अपवाद नहीं होता। ठीक है, तो आपके पास उपापचय का मतलब शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, तो उपापचय सभी सजीव में देखा जाएगा, इसमें कोई अपवाद नहीं होगा। तो एक ऐसा लक्षण जो बिना किसी अपवाद के सजीव और निर्जीव में विभेदन कर सके, वो है उपापचय। उपापचय के बाद सजगता भी। सजगता भी आपको याद रखना है, सभी सजीव दर्शाते हैं। तो दूसरा अगर पूछ लिया जाए तो दूसरा उत्तर क्या है, ये भी, मतलब उपापचय और सजगता सभी सजीवों में देखी जाती है, सभी सजीवों में देखी जाती है। ठीक है, तो अगर आपको एक उत्तर करना हो बच्चों, ऐसा लक्षण जो बिना किसी अपवाद के सभी सजीवों में होगा, तो उसका आंसर तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। उसका आंसर तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म ऑप्शन में ना हो, उपापचय में ना, ऑप्शन में ना हो, तो आंसर करेंगे सजगता या कॉन्शियसनेस। और दोनों ऑप्शन में हो और दोनों लिखा हो तो दोनों आंसर। पहले प्राथमिकता किसे देंगे, मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण सजगता या कॉन्शियसनेस, और तीसरा लक्षण है कोशिकीय संगठन। इन दोनों में तो अपवाद होंगे पहले दो में, और स्व सजगता तो केवल क्या होंगे, मानव दर्शाएंगे। तो बिना किसी अपवाद के सबसे प्रमुख लक्षण सजीवों में उपापचय, और दूसरा क्या है, सजगता। इनमें कोई अपवाद नहीं है। इनमें कोई अपवाद नहीं देखा जाता। ठीक है, तो उपापचय और सजगता ये एक ऐसे लक्षण हैं जो सभी सजीवों में देखे जाएंगे और इनमें कोई अपवाद नहीं होगा। लेकिन सबसे मुख्य, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, उपापचय या मेटाबॉलिज्म। बिना किसी अपवाद के सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, उपापचय या मेटाबॉलिज्म। तो बच्चों ये जो चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड, ये बहुत आसान है, 11th एनसीईआरटी का पहला पार्ट था और सबसे आसान है। नीट में या एम्स में इससे एक सवाल आ सकता है। वो एक सवाल आपके पास एक प्रश्न या तो इनमें से कोई सवाल बना के पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा लक्षण है जो सजीवों का बिना किसी अपवाद के देखा जाएगा, और या आपके पास इनमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज हमने टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात की बच्चों। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में हमने कैटेगरी, रैंक्स और टैक्सन्स देखे, उदाहरण देखे और टैक्सोनॉमिकल एड्स हमने देख लिए। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर जो है लिविंग वर्ल्ड यानी सजीव संसार आज कंप्लीट होता है। बहुत आसान, बहुत छोटा चैप्टर है और एक प्रश्न नीट या एम्स में इससे आता है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।